अब देखिए ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसर्टीन आ जाते हैं। दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इनसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल नहीं है, इनसे ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं हैं। पहला हमारा टॉपिक इनमें क्या है, ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई आर इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियाई आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। उसके बाद अगला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा बात सुनो अक्सा, electronegativity as you know that when we go down the group electronegativity decrease. So in this family the highest electronegative element is fluorine and the lowest is iodine. एसर्टीन is radioactive। ठीक है, अब इसके बाद देखें अगला पॉइंट क्या है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर इनकी बात करें ना तो ये सारी की सारी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। ये सारे के सारे एनर्जी रिलीज़ करते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर ये सारे के सारे एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो है ना डाउन द ग्रुप एक ट्रेंड क्या आता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, बस यहाँ पे सिर्फ एक एनोमैलस बिहेवियर आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और ये एक एनोमैलस बिहेवियर है। और एनोमैलस बिहेवियर का क्या मतलब है कि हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, जैसा हमारे रूल कहते हैं वैसा नहीं होता। बहरहाल जब ऐसा नहीं होता जैसे हमारे रूल कहते हैं तो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। और वो क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इसका साइज़ इतना स्मॉलर है कि जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन स्टार्ट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन स्टार्ट होने की वजह से ये जितनी एनर्जी इसको रिलीज़ करनी चाहिए उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है, ज़रूर करता है और एनर्जी ज़रूर रिलीज़ करता है, लेकिन जितनी एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए उससे कम करता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इन अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ शेल। ठीक है, एक छोटे से शेल के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाकी सारे नॉर्मल है। अगर आप देखें ग्राफ है ना, तो ग्राफ में अगर आप सिर्फ फ्लोरीन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो सब में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। ठीक है, और इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखो अगर हम बात करें ना तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये किस तरह होते हैं, दीज आर फाउंड इन द फ्लोरीन एंड द क्लोरीन एंड द ब्रोमीन एंड द आयोडीन एंड द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। वाई? Because London dispersion forces are also increasing down the group। सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। लंडन डिस्पर्जन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो साइज बढ़ने से लंडन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ रही है और लंडन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक रीज़न हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वाई इज क्लोरीन अ गैस बट ब्रोमीन अ लिक्विड। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेज इन ब्रोमीन बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन। हाँ बेटा बताओ जैनब, मैंने अभी कौन सा रीज़न बताया, ब्रोमीन। इधर आओ, हाँ जल्दी से आ जाओ। जल्दी से मुझे ये बताओ कि ब्रोमीन क्यों गैस होती है, ब्रोमीन क्यों गैस होती है, जल्दी से बताओ। नहीं सुना ना, हाँ ब्रोमीन लिक्विड होती है, बैठ जाओ। अच्छा बेटा आप देखो अगेन द क्वेश्चन इज, जैनब ये बताना, इसका आंसर बताना, वाई इज आयोडीन अ सॉलिड बट ब्रोमीन अ लिक्विड। अच्छा वेरी गुड।
गुड टेक्निक। ठीक है, तो आयोडीन क्यों? अच्छा अब आप बताओ। सिद्रा नाम है ना? सिद्रा बताओ आयोडीन सॉलिड क्यों है? Very good, because it is bigger in size, more London dispersion forces, more attraction solid in nature and bromine less attraction liquid in nature. अच्छा अब देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या है? बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जो है ना, तो वो डाउन द ग्रुप जाने के ऊपर देखो क्या होता है कि फ्लोरीन इज स्मॉलर। अच्छा फ्लोरीन को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। क्लोरीन इज बिगर, और क्लोरीन से थोड़ी बिगर होती है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से थोड़ी बिगर होती है आयोडीन। ठीक है, तो इसमें आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बॉन्ड लेंथ और कम हो गई तो बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा कि क्लोरीन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उसके मुकाबले में ब्रोमीन की थोड़ी कम है, और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी और कम है। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है ना क्या है, ज़रा देखो उसकी वैल्यू दी हुई है क्या? क्लोरीन से ज़्यादा है? पेज नंबर क्या है ये? अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी का है ना? हाँ बॉन्ड्स, देखिए फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में भी अगेन एक एनोमैलस बिहेवियर है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कम होती है क्लोरीन के मुकाबले में। उसकी वजह यही होती है कि फ्लोरीन में अगेन एक बहुत छोटे साइज़ का मॉलिक्यूल है, और इतने छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल के अंदर जब कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए होते हैं तो वो उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो रही होती है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से इनके अपने घर में झगड़े बहुत हैं, इसकी वजह से इनका टूटना आसान है। ठीक है, तो ये एक एनोमैलस बिहेवियर है। अगेन इसको हम थोड़ा बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अगेन हमारी प्रिडिक्शंस के या थ्योरीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर हम कहते यही हैं कि दिस मे बी बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन अमंग अ वेरी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का जो है बिहेवियर क्या हो गया, एनोमैलस हो गया। तो फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? फ्लोरीन की कम हो जाएगी FF से। देखो ये जो ट्रेंड है ना, जो लिखने का अंदाज़ है ना, ये ज़रा सा देख लेना। बाज़ औक़ात आप लोगों को टॉपिक तो आ रहा होता है, लेकिन वो इस तरीके से MCQ में लिखा हुआ आ जाता है जो आपके समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये इसको ज़रा नोट डाउन कर लें कि इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। मीनिंग इसके वही है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। अच्छा अब देखें, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड में व्हाट इज़ कॉमन? फ्लोरीन तो हाइड्रोजन तो कॉमन है ना, सिर्फ हैलोजन चेंज हो रहा होगा। H के बाद ये आ गया Cl, फिर ये H के बाद ये आ गया Br, और फिर ये H के बाद आया I। सही है, तो अब ये क्या है, जैसे जैसे एटम बड़ा होता रहता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती रहती है ना, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होती रहती है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती रहती है। तो सबसे आसान बॉन्ड इसका टूटेगा, फिर थोड़ा सा मुश्किल से इसका थोड़ा और मुश्किल से, इसका और मुश्किल से। सही है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा हो गई? HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr, और फिर HI। ठीक है, यही वजह है कि HI जो है ना, एसिडिक कैरेक्टर अगर मेजर करो ना, एसिडिक कैरेक्टर,
तो वो भी इसकी यही सीक्वेंस आती है कि HF सबसे वीक एसिड है, सॉरी ऑपोजिट आता है, HF सबसे वीक एसिड हो जाता है, HCl थोड़ा ज़्यादा, HBr थोड़ा और ज़्यादा, HI सबसे ज़्यादा। इसलिए कि जहाँ जिसका बॉन्ड ज़्यादा आसानी से टूटता है ना वो अच्छा एसिड होता है। जिसका बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उसमें से इतनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज़ होगा और उतना ही अच्छा वो एसिड हो जाएगा। यहाँ नहीं है, इसलिए कि वो फ्लोरीन में दोनों बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे साइज में 18 इलेक्ट्रॉन आए हुए होते हैं। वहाँ क्या पढ़ा था बताओ? HF की बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा HF की, हाँ RF की बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा HF की होगी और बॉन्ड एनर्जी सबसे कम HI की होगी। और अगर एसिड की बात करें तो यहाँ H का निकलना बहुत आसान है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यह H का निकलना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत वीकर एसिड होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप लोग जब छोटे थे आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, याद है? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन इज द क्लोरीन, देन इज ब्रोमीन एंड देन इज द आयोडीन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और शायद आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि जो जितने नॉन मेटल्स होते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। याद है? नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन जो है ना वो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है और क्लोरीन का कम और ब्रोमीन का और कम, आयोडीन का और कम। ठीक है, इसमें आपने शायद आप लोगों को पढ़ा, आप लोगों को याद आ रहा हो कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल द अदर हेलोजेंस। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड आयोडीन बट नॉट फ्लोरीन, और ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन ओनली, और आयोडीन कैन ऑक्सीडाइज नन ऑफ इट्स फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ये इंटर हेलोजन ऑक्सीडेशन कहलाते हैं कि एक ही फैमिली में आपस में ये लोग एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करें। तो कैसे करेंगे? इनका एक जो बड़ा मशहूर सा जो रिएक्शन है ना वो किस तरीके से याद करने के लिए क्या होगा कि अगर F2 को रिएक्शन करा दें आप 2Cl- से, तो क्या होगा कि ये 2F- में आ जाएगा और ये Cl2 बन जाएगा। क्या मतलब हुआ कि ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में चला गया। जो चीज़ 0 से -1 में गई वो तो रिड्यूस हो गई ना, ऐसा ही हुआ है ना। फ्लोरीन रिड्यूस हो गई और क्लोरीन -1 से 0 में आ गई। जो चीज़ -1 से 0 में आ जाए वो क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या है कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन क्या कर सकती है? क्लोराइड को -1 से 0 में ऑक्सीडाइज कर सकती है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इनको याद करने का एक तरीका ये होता है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा कि जो मॉलिक्यूल हो वो ऊपर वाला हो और जो आयन हो वो नीचे वाला हो। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होना चाहिए पॉसिबल रिएक्शन के लिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए ऊपर वाला और आयन होना चाहिए नीचे वाला। तो उसके बाद जब रिएक्शन होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो आयन बन जाएगा और जो आयन है वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब आप इसको देख के कोई सा भी रिएक्शन आप जो है कर ले। मिसाल के तौर पर मैं ब्रोमीन का कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रोमीन का मैं रिएक्शन करा देता हूँ
क्लोराइड से। अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये नीचे वाला है, और ये क्या है, क्लोराइड ऊपर वाला है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, नीचे मॉलिक्यूल को नीचे वाला नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल हमेशा हाई इन द ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन क्या होगा, हम कह देंगे इट इज़ नॉट फीजिबल। ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड फ्रॉम -1 to 0। सही है। आप लोगों को देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने लेयर टेस्ट किया है। लेयर टेस्ट आप लोगों को हम कराते हैं ब्रोमीन की कंफर्मेशन के लिए। तो ब्रोमीन की कंफर्मेशन के लिए, चूंकि ब्रोमीन का जो टेस्ट होता है ना सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर नाइट्रेट से, वो आता है पेल येलो, और आयोडीन का टेस्ट आता है, आयोडाइड का टेस्ट आता है ब्राइट येलो। तो चूंकि हम अपनी आंखों पे इतना ज़्यादा एतबार करते नहीं है पेल येलो और ब्राइट येलो में, तो इसलिए हम लेयर टेस्ट कराते हैं। लेयर टेस्ट में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि अगर आपको ब्रोमीन का डाउट होता है तो क्लोरीन वाटर से आप इसको ट्रीट कराते हो। क्लोरीन वाटर में क्या होगा कि क्लोरीन जो है आपकी सॉल्ट के ब्रोमाइड को -1 से ऑक्सीडाइज करके 0 में ले आती है और ब्रोमीन बनती है। अब वो ब्रोमीन चूँकि एक्वस फेज में सॉल्युबल नहीं होती, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालें। कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल के आप जब शेक करते हो तो ब्रोमीन बनती है, और ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व होकर ब्राउन लेयर देती है। ये आपको लेयर टेस्ट हमने कराया। तो उसके पीछे जो थ्योरी है वो यही है कि क्लोरीन वाटर कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड टू ब्रोमीन 0, और वो ब्रोमीन 0 डिज़ोल्व हो जाता है किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और यही सेम टेस्ट हम आपको कराते हैं आयोडीन के लेयर टेस्ट में। उसमें आपको आती है वायलेट लेयर, उसमें भी यही थ्योरी है कि क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड फ्रॉम -1 to 0, और वो जो आयोडाइड -1 से 0 में जाएगा तो वो 0 में क्या होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व हो जाएगी आयोडीन, और एक वायलेट लेयर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही दो चीज़ें आप वहाँ पे भी सॉल्ट एनालिसिस में भी यू डू इट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सही है। अच्छा, अब देखो ये हमारे ये पुराना टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं किया है। आप इसके सारे रिएक्शंस जो है वो देख लीजिएगा, आसान से रिएक्शन है। उसके बाद आ रहा है एसिडिटी ऑफ हैलोजन हैलाइड। एसिडिटी ऑफ हैलोजन हैलाइड भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब देखें, अब एक बात याद रखिएगा कि हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हैलाइड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हैलोजन और हैलाइड में फ़र्क है, और ब्रोमीन और ब्रोमाइड में भी फ़र्क है। कौन बताएगा, महिरा बताओ ज़रा, ब्रोमीन और ब्रोमाइड में क्या फ़र्क है। हाँ चलो, इतना मुश्किल आंसर दिया है, सही है। चलो जी, ब्रोमीन और ब्रोमाइड में क्या फ़र्क है। जवेरिया बताओ, ब्रोमीन और ब्रोमाइड में क्या फ़र्क है। ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, सही है ना। हाँ ना, हर सवाल का जवाब मुश्किल थोड़ी होता है। तो ब्रोमीन और ब्रोमाइड में फ़र्क ये है कि ब्रोमीन जो है ना वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन का 0 है, और ब्रोमाइड जो है ना वो क्या है, आयन है जिसके अंदर हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। तो हैलाइड जो है ना वो एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ की जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। यानी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आयोडीन जो है ना वो पुअर जो है वो सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है ना। जबकि जो HI है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। HI क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो फ्लोराइड है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोराइड जो है वो क्या है, फ्लोराइड जो है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, आप देखो, फ्लोराइड अगर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मिसाल के तौर पर फ्लोराइड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि फ्लोराइड रिड्यूस होना
या यूँ कह लें कि चलो आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने का क्या मतलब है कि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ख़ुद ऑक्सीडाइज होके आयोडाइड जो होता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद जो ट्रैवल एजेंट होता है वो दूसरे को सफ़र कराता है, खुद थोड़ी चला जाता है। चलें इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इतनी ज़्यादा हवा में बात नहीं करें ना। strength of hydrogen halides as reducing agents, अब जो HI है it is the strongest reducing agent, then is HBr, then is HCl, then is HF। ठीक है, यानी होगा क्या कि आयोडाइड जो है ना अपने रिएक्शंस के अंदर आयोडाइड -1 से कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा दूसरों को। ठीक है, आयोडाइड के अंदर ये टेंडेंसी है कि ये सबसे ज़्यादा ही टेंडेंसी है कि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये टेंडेंसी इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम है, ये अपनी पीक के ऊपर है कि ये ऐसा करेगा। लेकिन ऐसा ही अगर फ्लोराइड को करना पड़ जाए या क्लोराइड को करना पड़ जाए, फ्लोराइड है और वो फ्लोरीन में आ जाए, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, तो ये क्या है, इसके अंदर ये टेंडेंसी मिनिमम है। ठीक है, तो फ्लोरीन तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो चाहती है कि मैं नेगेटिव हूँ तो चलो मैं नेगेटिव में ही खुश हूँ। ठीक है, तो वो ये नहीं चाहती कि हाँ मैं ज़ीरो में आ जाऊँ। ठीक है, आयोडाइड फिर भी बेचारी हल्की फुल्की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो -1 है, वो कहती है चलो मुझे 0 पे जाना है, चलो ठीक है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो रिएक्शन है ना ये आपने बहुत गौर से देखना है। पहला रिएक्शन है क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्लोराइड का जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, अगर आप गौर करो तो सल्फ्यूरिक एसिड वाज +6 इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर वाज +6 इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर इज +6 इन सोडियम सल्फेट। चेक कर लो इसको। तो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ। यानी यहाँ इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि क्लोरीन बेचारा एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई काम नहीं होगा। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ चला गया, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर द सेम, लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ, लेकिन अगर आप गौर करो तो ब्रोमाइड जो है ना, ब्रोमाइड क्लोराइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ब्रोमाइड ने क्या किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब बेटा देखो ब्रोमाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र +6 होता है, लेकिन अभी क्या बन गया, क्या बना ये, क्या लिखा हुआ है मेरी बुक में, तो मुझे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा।
हाँ बेटा आप देखो, देखो ये जो है ना बेटा अब देखो ब्रोमाइड जो है ना वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इस ब्रोमाइड ने देखो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड के साथ क्या रिएक्शन किया, 2 स्टेप के अंदर एक रिएक्शन हुआ। और पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ कि पहले स्टेप के अंदर सोडियम ब्रोमाइड ने HBr बना लिया और सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट हो गया सोडियम सल्फेट में। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुका नहीं, और अगले स्टेप में क्या हुआ कि इस ब्रोमाइड ने सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ़र को +6 से रिड्यूस करके +4 में ले आया, और ब्रोमीन कहाँ चली गई, -1 से 0 में। तो यहाँ पे ब्रोमाइड ने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया, +6 से रिड्यूस करके कहाँ लेके आई है, +4 में। यहाँ बेटा इन्होंने आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ किसका बताया है, ब्रोमाइड का। लेकिन जो आयोडाइड का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर है ना, वो बहुत खौफनाक, बहुत हौलनाक होता है। सही है, ये कितना हौलनाक होता है इसकी मिसाल आप आगे चल के देखें कि जब हमने HI को सोडियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, HI। लेकिन इस HI ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बहुत बहुत बुरा किया। कितना बुरा किया कि बेचारे सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फ़र को +6 से H2S में -2 में ले आई। अब आप ये देखें इसने सल्फ़र को कितना गिराया, और बेचारे को गिरा के +6 से कहाँ ले गई, -2 पे। ये सल्फ़र की एक एक्सट्रीम है, सल्फ़र ग्रुप 6 का मेंबर है, इट वाज ऑन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयोडाइड इतना जालिम कि इसने इसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से गिरा के लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर ले आया, -2 पे। तो देखें ऐसे हालात भी अल्लाह ना करे किसी के साथ आए, लेकिन दुनिया में होता है। हाँ, हर उरूज को ज़वाल होता है ना, लाइफ एक जैसी नहीं रहती। इसीलिए अल्लाह ताला से इंसान को क्या मांगनी चाहिए, आफ़ियत मांगनी चाहिए। ठीक है, कि अल्लाह ताला हमको आफ़ियत। देखिए अल्लाह ताला सब कुछ दे सकता है, तो अल्लाह ताला से इंसान ने ना दुआ भी बहुत अच्छे तरीक़े से मांगनी चाहिए। शायद मैंने आपको बताया था हाँ ना, एक आदमी का वाक़या बताया था ना, जो कहता था कि या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता फरमाना, बताया था। एक शख्स था, वो दुआ मांगा करता था या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। वो जल के मरा, और उसको मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा मैंने सारी ज़िंदगी यही दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत अता फरमाना। तो मैं ईमान पे तो मरा, लेकिन मैं जल के मरा, और मुझे मरने के बाद बताया गया कि अगर तू ये दुआ मांगता कि अल्लाह मुझे ईमान पर आफ़ियत के साथ मौत अता फरमाना, तो तू जल कर नहीं मरता, ईमान पर भी मौत आती और जो है। हाँ, तो ये होता है। देखें इन अल्लाह ताला तो सब कुछ देने पर कादिर है, तो अल्लाह से इंसान मांगे ना तो बहुत अच्छी सी दुआ मांगे। कहते हैं कि एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाक़या है कि एक शख्स सफ़र पे जा रहा था। सफ़र जो लंबे लंबे सफ़र होते थे ना, वो देखें वो सेकंड नेम टू डेथ हुआ करते थे उन दिनों में, कि पता नहीं जा रहा है वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके जाने से पहले ना उसकी बेगम ने कहा कि देखो तुम जा रहे हो, तुम अपने बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो, बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसने कहा मैंने इसको अल्लाह के हवाले किया। अच्छा फिर हुआ क्या, वो अल्लाह का शुक्र है वो गया और सही सलामत वापस आया। उसके महल्ले वालों ने ख़बर दी कि भाई तुम्हारी बेगम का इंतकाल हो गया। उसने कहा कि चलो ठीक, अब जो हो गया सो हो गया। वो गया फातिहा पढ़ने के लिए अपनी बेगम की कब्र पे। तो कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर का वाक़या है, बड़ी किताबों में मनक़ूल है कि उसको अपनी बेगम की कब्र में से रोशनी महसूस हुई। उसने जब उसको खोला तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसकी कब्र के अंदर है, और उसने अपने बच्चे को निकाला, और गैब से ये आवाज़ आई कि तूने जाते वक्त अपने बच्चे को हमारी अमान में दिया था, अगर अपनी बेगम को भी हमारी अमान में देता तो तुझे हम वो भी लौटा देते। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह से मांगना है ना तो सही अच्छे सी दुआ मांगें। जो सब कुछ दे सकता है तो उसके लिए हम मतलब अच्छी सी दुआ मांगें ना। ठीक है, तो ये जो है ये इस तरह, तो अल्लाह से मांगे तो अच्छी सी दुआ मांगे और अच्छा बोलें। बाज़ औक़ात जो है ना हम लोग गुस्से के अंदर कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं, और वो भी सही नहीं होता, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ तक पहुँचे थे हम? ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया ना, कोई कुछ रह गया।
ये क्विक क्विज आप खुद कीजिएगा, इसके एमसीक्यूज भी खुद कीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो बताइएगा। अब चैप्टर 14 ही रह गया है। चैप्टर 14 तो बहुत आसान है।